नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 12, जिसका नाम क्या है बच्चों? सबके लिए भोजन। भोजन मतलब क्या होता है? खाना। तो पाठ के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम खाना के बारे में पढ़ने वाले। खाना मतलब क्या? वही गेहूँ चावल ये सब क्या होते हैं, क्योंकि गेहूँ चावल आते हैं तभी तो हमारे घर पे खाना बनता है। अगर गेहूँ चावल हो ही ना तो हम खाएंगे क्या, बताइए। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो उगाई जाती हैं, पहले कैसे खेती की जाती थी, अब कैसे किया जाता है। फिर खेतों में जो खादें डाली जाती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि अभी आधुनिक समय में कौन से खादें डाली जाती है खेतों में, और पहले के टाइम पे कौन सी खादें डाली जाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस लेसन में आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? खेती के बारे में। खेती, और इसमें भी हम किसके बारे में देखेंगे? खेती के मौसम। ठीक है, खेती के मौसम, जैसे आपको पता है गर्मी का मौसम होता है ना, जब मार्च शुरू होता है उसके बाद से गर्मी शुरू होने लगती है। मतलब गर्मी धीरे धीरे होने लगती है। फिर जून में तो बहुत पसीने छूटने लगते हैं, है ना। तो जैसे गर्मी का मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है, उसी प्रकार से खेती के भी मौसम होते हैं। ठीक है, तो खेती के कौन कौन से मौसम होते हैं और उनके नाम क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी पढ़ते हैं। एकदम ध्यान से आप समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बड़ा ही आसान है। चलिए देखते हैं। वनस्पतियों से हमें भोजन प्राप्त होता है। अच्छा एक बात बताइए, वनस्पति मतलब क्या होता है? वनस्पति मतलब क्या? ये जो आप पेड़ पौधे ये सब देखते हो ना, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वनस्पतियों से हमें भोजन प्राप्त होता है। ये जो अब आप ही बताइए ना, जैसे अभी अगर मैं गेहूं की बात करूँ तो किस में होता है? वो एक पौधे में होता है, बराबर। तो वो क्या है? वो एक वनस्पति है ना। तो ये जो सारी वनस्पतियाँ होती हैं इनसे हमको क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त होता है। उसके लिए खेतों में फसलों की बुआई तथा बगीचों में फलों के वृक्षों का रोपण किया जाता है। भारत के लगभग 60% भूभाग का खेती के लिए उपयोग किया जाता है। ऋतुओं के अनुसार वर्ष में खेती के 2 प्रमुख मौसम होते हैं। अभी यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जो हमको अभी मैंने आपको बताया कि वनस्पतियों से हमको भोजन प्राप्त होता है, तो क्या ऐसे ही मिल जाता है? कोई भी घास फूस उगी रहेगी उससे हमको भोजन मिल जाएगा? नहीं। क्या किया जाता है? उसके लिए खेतों में फसलों की बुआई की जाती है ना। जब फसल उगती है तो उसको काटा जाता है, फिर उसमें से जो दाने रहते हैं उनको निकाला जाता है, फिर उसको चक्की में पीसा जाता है, तब जाके वो हमारे घर तक आता है और हमारे थाली में आता है ना, जिससे हम उसको खा पाते हैं। तो क्या समझा आपने कि ये जो वनस्पतियाँ होती हैं उनकी क्या की जाती है बच्चों? खेतों में फसलों की बुआई की जाती है, तब जाके ये बड़े होते हैं। और एक और बात आपको पता है, भारत के लगभग 60% भूभाग का खेती के लिए उपयोग किया जाता है। 60%, जैसे समझिए कि 100% है पूरा भूभाग, तो उसमें से 40% हट निकाल दीजिए। ठीक है, खाली बस 60% जो मतलब भूभाग है यानी जो लैंड है उसका यूज़ किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो खेती के लिए उपयोग किया जाता है। और ऋतुओं के अनुसार वर्ष में खेती के 2 प्रमुख मौसम होते हैं। ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं मतलब क्या? ये जो ऋतुएं होती है ना, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो इनके अनुसार खेती के 2 मौसम होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, सुनिएगा। जून से अक्टूबर तक की खेती को खरीफ मौसम कहते हैं। इस मौसम में वर्षा के पानी का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। सुनिए एकदम ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपके परीक्षा में पूछा जाए या फिर जो रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है उसमें आ जाए। खरीफ मौसम किसको कहते हैं? आप कैसे बताओगे? तो जब आप पढ़े रहोगे तभी बताओगे ना। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जून से अक्टूबर तक की खेती को खरीफ मौसम कहते हैं। यानी जून से लेके अक्टूबर, जून आपको पता है ना, जून से लेकर के अक्टूबर तक की जो खेती की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? खरीफ मौसम कहते हैं। ठीक है, और इस समय पे क्या किया जाता है, मतलब ये टाइप की खेती में ना जो वर्षा का पानी होता है उसका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं धान की बात करूँ, ठीक है, तो धान ये बारिश के मौसम में ही उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पानी की ज़रूरत होती है, और पानी की पूर्ति कहाँ से होती है? तो वर्षा से होती है। तो यहाँ पर वर्षा के पानी का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया गया है ना। जब पानी, देखो जो किसान होते हैं ना वो इंतज़ार करते हैं कि कब बारिश हो, हम लोग क्या करें, अपने धानों की रोपाई
करें। ठीक है, तो धान की रोपाई किस में आ गया, खरीफ मौसम में आ गया। ठीक है, वैसे ही अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं जो इस मौसम में उगाई जाती हैं, जिनमें वर्षा के पानी का एकदम प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब क्या, एकदम सामने से उसका उपयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं, अक्टूबर से मार्च तक की खेती को रबी की फसल का मौसम कहते हैं। इस मौसम की फसल के लिए भूमि में रिसा हुआ वर्षा जल, वापसी की मानसूनी वर्षा और तुषारपात का उपयोग किया जाता है। अभी सुनिएगा, ये तो हमने अक्टूबर तक का देखा। अब अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, ठीक है, जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं, रबी की फसल का मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं, रबी की फसल का मौसम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि रबी की फसल का मौसम कहाँ से कहाँ तक होता है, तो क्या बोलोगे, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। और जून से अक्टूबर तक की खेती को क्या कहते हैं, खरीफ की फसल का मौसम कहते हैं। ठीक है ना। और इस मौसम में क्या किया जाता है, तो पानी कहाँ से आता है, तो देखिए वर्षा का पानी जो रिस करके अंदर गया हुआ रहता है। जैसे देखो बारिश होती है, अभी मिट्टी है, देखो अगर कंकड़ पत्थर रहेंगे तब तो वो पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता है, वो बह जाता है नदियों नालियों में इस प्रकार से। लेकिन जहाँ पे मिट्टी होती है, अभी वो आपने भी देखा होगा ना, जैसे जमीन है, मिट्टी है, ठीक है, आप उसके ऊपर पानी डालिए तो वो पानी क्या होता है, जमीन के अंदर चला जाता है ना। आपने देखा होगा, वैसे फर्श रहेगा तो उसमें तो जमीन के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन जहाँ पे मिट्टी रही होगी ना, तो वहाँ पे जब आप पानी डालोगे तो पानी नीचे अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो बारिश का पानी होता है जब बरसता है तो वो नीचे की तरफ चला जाता है, यानी नीचे 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 जाता है और अंदर जा करके इकट्ठा होता रहता है। तो इस फसल में क्या किया जाता है, उसी पानी का उपयोग किया जाता है, यानी अंदर से पानी को निकाला जाता है। आपने देखा होगा गाँव में क्या होता है, बोरिंग होता है ना, क्या करते हैं, उसको चला देते हैं और नीचे से पानी आता रहता है, फिर पूरा खेत को पटा दिया जाता है। समझ में आया आपको, तो उस पानी का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो वापसी की मानसूनी की वर्षा होती है, यानी अभी मानसून जाता रहता है ना, तो उस टाइम पे एक आध बार जो बारिश आ जाती है उसका भी उपयोग कर लिया जाता है। और तुषारपात मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे तुषारपात मतलब आपने देखा होगा ठंडी के सीजन में क्या होता है, वैसे अगर आप मुंबई में रहते होंगे तो आपने इतना नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पे भी होता है। सुबह अगर आप देखोगे ना, सुबह शाम को, तो ओस गिरती है। ओस आपको पता है ना, ओस ऐसे आसमान में से गिरती है, एकदम धुआं धुआं सा रहेगा। और वो जब आप वो जब कहीं पे इकट्ठा होगी ना, वो पानी की, एक्चुअल में पानी की बूंदें ही होती हैं। ठीक है, तो उसका भी उपयोग किया जाता है। और ये अगर आपको ओस देखना है ना, तो आप लोग गांव में जाकर के देखिएगा, वहाँ पे तो इतना ओस गिरता है, इतना ओस ना, मैं यहाँ पे खड़ी रहूँगी, आप यहाँ पे रहोगे तो भी हम नहीं देख पाएंगे, इतना धुआं धुआं होता है। और सच में वो देखने को बड़ा, कितने साल हो गए वो तो देखे, क्योंकि ठंडी के सीज़न में कभी गाँव जाते नहीं ना। वैसे आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत पहले देखा था, अब तो कभी गांव जाएंगे ठंडी के सीज़न में तो देखेंगे, क्योंकि गर्मी में जाते हैं तो गर्मी में तो होता नहीं है ना। वो ओस कब गिरता है, ठंडी के सीज़न में ही गिरता है। तो आप लोग, अच्छा किसने किसने देखा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मैंने तो देखा है, जब मैं छोटी थी ना, आप लोग के इतना, तब मैंने देखा था, जब मैं अपने गाँव जाया करती थी तब। और वो अच्छा भी लगता था देखने के लिए, धुआं धुआं। तो ये तो हमने खेती के बारे में पढ़ लिया, खेती के मौसम के बारे में पढ़ा। खेती के दो मौसम होते हैं, खरीफ और रबी। खरीफ मतलब जून से लेकर अक्टूबर तक की जो खेती की जाती है उसको खरीफ का मौसम कहते हैं, और अक्टूबर से लेकर के मार्च तक जो खेती की जाती है उसको रबी की फसल का मौसम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बस इतना ही समझना है। समझ आया ना, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अभी आगे चले। अच्छा एक बात बताइए, एक प्रश्न है, धान की खेती किस ऋतु में की जाती है? अभी मैं धान की बात कर रही थी, बताइए किस ऋतु में की जाती है? वर्षा ऋतु में की जाती है, यानी ये किस में आया, खरीफ की फसल के मौसम में आया, है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे खेती के कार्य। खेती के मौसम तो हमने देख लिया, अब खेती के कार्य देखेंगे कि खेती के कार्य कौन कौन से होते हैं। ऐसे ही खेत में आपने ऐसे बीज डाल दिए, उग जाता है क्या? नहीं, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किसान दिन रात लगे रहते हैं तब जाके वो फसल उग पाती है ना। हमको तो बड़ा आसान होता है, पैसे दिए और आगे अनाज आपके घर में, लेकिन आप जब उस किसान की मेहनत देखोगे खेतों में, तब आपको समझ आएगा कि एक बेचारा किसान कितना दिन भर मेहनत करता है। हमको तो बड़े आराम से खाना खाने के लिए मिल जाता है, हम तो खुश हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। प्रत्येक किसान का ऐसा प्रयास होता है कि उसके खेत की फसल में अच्छी वृद्धि हो। फसल की अच्छी वृद्धि होने पर उससे अधिक उपज भी मिलती है। भरपूर कृषि उपज के लिए उत्तम जमीन, उत्तम बीज, खादें और पानी
उपलब्धता होनी चाहिए, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। सुनिए बच्चों, हर एक किसान यही चाहता है। क्या चाहता है? कि उसकी जो फसल है वो एकदम अच्छी हो, है ना। अगर फसल अच्छी होती है तो उससे उपज भी ज़्यादा आती है, मतलब अनाज। देखो, अगर फसल खेत में अच्छी है तो अनाज भी ज़्यादा आएगा, और जब अनाज ज़्यादा आएगा तो किसान का ही फायदा होएगा, है ना। तो देखो, अगर आपको अच्छी उपज चाहिए तो आपको अच्छी गुणवत्ता वाला बीज चाहिए होगा। कैसा भी बीज ला के डाल दिया तब तो वो फसल अच्छी नहीं होने वाली, है ना। तो आपको अच्छा बीज चाहिए होगा, खाद भी चाहिए होगी। खाद मतलब क्या होता है? वो खेतों में डाला जाता है जिससे कीड़े मकोड़े फसलों को ना खाएं, ठीक है। तो बीज चाहिए होगा, खादें भी चाहिए होगी, और पानी भी होना चाहिए। पानी भी भरपूर मात्रा में होना चाहिए, तभी तो आप खेती कर पाओगे, नहीं तो खेती करोगे कैसे, ठीक है। इसके लिए परिश्रम भी करना आवश्यक होता है, और ये सारी चीज़ें समझिए आपके पास हैं, लेकिन आप मेहनत ही नहीं करना चाहते तो भी आपकी खेती अच्छी नहीं होने वाली। इसीलिए इन सभी चीज़ों के साथ साथ मेहनत की भी आवश्यकता होती है, परिश्रम की भी ज़रूरत होती है। साथ ही साथ खेत की खड़ी फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है, और अंत में प्राप्त होने वाले अनाज का सुरक्षित भंडारण भी करना पड़ता है। सुनिएगा ध्यान से, जैसे आपने अच्छी अच्छी बीजें भी डाल दी, खादें भी डाल दी, पानी भी उपलब्ध है, मेहनत भी आपने कर लिया, अब आपकी फसल मतलब बढ़ गई है, तैयार हो गई है, तो क्या उसकी रखवाली नहीं करनी पड़ेगी? अगर आप रखवाली नहीं करोगे तब तो कोई भी जानवर आएगा उसको खा करके चला जाएगा, है ना। तो उसकी रखवाली भी करनी पड़ती है। फिर कटाई उटाई होने के बाद, ठीक है, जब आप अनाज निकाल लेते हो तो क्या आप ऐसे ही छोड़ दोगे, बाहर ही छोड़ दोगे? नहीं, उसका अच्छे से भंडारण भी करना पड़ता है, मतलब उसको ला करके एक सुरक्षित स्थान पे रखना भी पड़ता है। नहीं तो आप ऐसे कहीं पे भी रख दोगे तब तो वो पूरा अनाज खराब हो जाएगा। समझिए आपने गेहूँ उगाया और उसको मतलब पूरा बोरी में भर के उधरी कहीं पे रख दिया, खेत में ही रख दिया, तब तो अगर खेत में रहेगा तो आप ही सोचिए ना, कभी बारिश भी आ सकती है, या फिर कभी बहुत मतलब मौसम खराब हो सकता है, तो वो पूरा तो आपका गेहूँ खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए उसका सुरक्षित भंडारण भी करना पड़ता है, और ये सभी कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें ना की जाए फिर तो खेती हो ही नहीं पाएगी, है ना। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती रहने पर भी सब लोगों के लिए भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। खेती की सुधारित विधियों का उपयोग करने के कारण यह संभव हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों, जो हमारे देश की जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, कम होने का तो नाम नहीं ले रही है ना। हर दिन बढ़ते ही जाते, लेकिन फिर भी सबको भोजन मिलता है कि नहीं? कोई ऐसा है जो भूखा सो जाता है? नहीं, सभी को भोजन मिल रहा है। तो ये किसके कारण हुआ है? क्योंकि हम क्या करते हैं, आधुनिक जो विधियां हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। अगर पुराने समय जैसी खेती करते रहते तो फिर इतना नहीं हो पाता, है ना। पहले क्या होता था, किसान क्या करते थे, जो उनकी बीजें मतलब जैसे उन्होंने फसल उगाई, ठीक है, तो वो फसल में से जो अनाज निकलता था उसी को रख देते थे अगले साल फिर से बुआई करने के लिए। उससे क्या होता था कि वो कैसा भी बीज रहता था ना, उसको वो लोग रख देते थे और फिर अगले साल वही खेतों में डाल करके उसका फसल उगा लिया करते थे, तो उससे अच्छी फसल नहीं होती थी। अब क्या किया जाता है, तो अब ना जो सरकारें होती हैं, मतलब सरकारें नहीं, जैसे मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो क्या किया जाता है, सुनिएगा, अच्छी वाली बीजों को तैयार किया जाता है। अच्छी वाली बीजों मतलब क्या, वो बीज जिनसे फसल अच्छी हो सके, ठीक है, और खादें भी दी जाती हैं, मतलब खादें भी डाली जाती हैं जिसके कारण फसल अच्छी होती है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे बढ़ती हुई जनसंख्या है, इनके खाने की मतलब इनके भोजन की व्यवस्था हो पा रही है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये क्या था बच्चों, खेती के कार्य। समझ में आए खेती के कौन कौन से कार्य होते हैं? खेती इतनी आसान होती है क्या? नहीं। अगर दिमाग लगा के आप खेती भी करोगे ना तो भी उसमें आप सफल हो सकते हो, ठीक है। एक किसान जो कि बहुत मेहनत करता है और वो हमारे लिए काम करता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, पारंपरिक खेती। पारंपरिक खेती मतलब क्या, पारंपरिक मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। तो पहले कैसे खेती की जाती थी वो हम यहाँ पर देखेंगे। पुराने समय की विधि से खेती करते समय बैल द्वारा खींचे जाने वाले हल तथा फाल का उपयोग होता था। इसी प्रकार फसलों को पानी देने के लिए मोट का उपयोग होता था। देखिए बच्चों, पुराने समय की यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने ये देखा था। मेरे गाँव में जो मेरे दादाजी थे वो क्या करते थे, बैल देखो यहाँ पे बैल आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में। तो क्या करते थे ना उस टाइम पे, क्योंकि इतना ट्रैक्टर वगैरह होते नहीं थे, होते भी थे तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो ट्रैक्टर वाले को दे सके और खेत में अपने
खेत अपना जुताई करवा सके, इसीलिए वो लोग क्या करते थे, बैल का उपयोग किया करते थे। मैं भी बहुत छोटी थी, अभी मुझे याद थोड़ा थोड़ा याद आता है, तभी मेरे दादाजी क्या किया करते थे, बैलों से वो हल चला करके वो खेत की जुताई किया करते थे। अब तो सब कुछ बंद हो गया है, पहले की बात करूँ, बहुत पहले, ठीक है, जब मैं छोटी सी थी तब की। तो पहले खेती ऐसे ही होती थी, बैलों का उपयोग किया जाता था खेत की जुताई करने के लिए। जुताई मतलब क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना उसको ऊपर नीचे किया जाता है, क्यों, ताकि वो जो मिट्टी है उसमें फिर से बुआई की जा सके। ऐसे ही बुआई थोड़े ना करते हैं, पहले खेत को जोता जाता है, फिर उसमें बीज डाला जाता है, तब जाके सब कुछ हो पाता है, ठीक है। तो पहले के लोग क्या करते थे, बैलों का उपयोग किया करते थे। और इसी प्रकार से पानी देने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो मोट का उपयोग किया जाता था। अब तो आपको पता है पंपू सेट वगैरह आ गए हैं, बोरिंग ये सब आ गए हैं, तो क्या किया जाता है, उसको चला दिया जाता है, खेत में जा कर के पानी अपने आप पूरा सब जगह चला जाता है ना। अब तो बहुत अलग अलग सिस्टम आ गए, लेकिन पहले क्या होता था कि मोट से पानी चलवाया जाता था। मोट मतलब क्या होता है, जैसे लेदर का ना एक बैग जैसा रहता था, आप देखोगे यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे ना मोट, तो आपको पता चल जाएगा। उससे क्या किया जाता था, मतलब उसमें से ना पानी ऐसे निकाल के, अब वो हाथ से तो निकालेंगे नहीं क्योंकि खेतों के लिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है ना, तो एक घुमाने वाला होता था, तो वो उसमें से पानी मतलब निकलता रहता था ऐसे करके। वो लेदर बोल रही हूँ, वो जो चमड़े का बैग होता था, कोई एक ऐसा बैग नुमा होता था, ठीक है, उसमें से पानी निकलता रहता था और पूरे खेतों में वो पानी जाता रहता था, ठीक है। वैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना, आप नहीं समझ पाओगे, आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देखना, आपको जरूर एक ना एक तो वीडियो मिल जाएगा मोट का, ठीक है, मोट इन एग्रीकल्चर कैसे यूज़ किया जाता है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे लोग इस प्रकार से क्या किया करते थे, पानी खेतों में डाला करते थे। और मैं आप लोग को और मतलब मेरी सुनी हुई बातें बता रही हूँ, मैंने तो देखा नहीं है। मैं क्या कहा करते थे पहले, मतलब पहले के लोग क्या करते थे, कुआं वगैरह होते ना, तो उसमें से भी पानी निकाल के खेतों में चलवाया करते थे। मतलब खेतों में पूरा पानी, खेतों को पटाया करते थे। खेत पटाना मतलब क्या होता है, खेतों में पानी डालना, ठीक है। तो इस प्रकार से लोग किया करते थे। पहले नहरें भी होती थी, अभी भी नहर तो है पर पहले भी होती थी, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं खेती के बारे में। आज सब कुछ जान के रहेंगे, जो आपने पहले नहीं सीखा है वो आज सीख जाओगे। किसान के परिवार वाले कटाई तथा मड़ाई आदि काम स्वयं अथवा बैलों की सहायता से करते थे। अब किसान खेती के ये सब काम यंत्रों की सहायता से कर रहे हैं। सुनिएगा, पहले क्या होता था, जो किसान के घर वाले होते थे, जो उनके परिवार वाले होते थे, वो लोग क्या करते थे, खेत की कटाई भी किया करते थे, मड़ाई भी किया करते थे। अब ये कटाई और मड़ाई क्या है, तो देखो फसल खड़ी हो गई, अब उसको काटना भी तो चाहिए ना। अब तो मशीन आ गए हैं, एक मशीन लग जाता है, पूरा खेत में जो फसल होती है उसको काट करके किनारे। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले इतनी मशीनें नहीं थी, और थी भी तो पैसे नहीं थे, है ना, क्योंकि किसान एक बेचारा किसान, उसके पास पैसे आएंगे तो आएंगे कहाँ से बताइए, तो वो उतने पैसे चुका नहीं सकते थे, ठीक है। तो क्या लोग क्या किया करते थे, उनके जो परिवार वाले होते थे, जो किसान होते थे, वो जा कर के खेतों में कटाई करते थे, फसलों को काटते थे, और फिर उसके बाद उसकी मड़ाई करते थे। अब ये मड़ाई क्या होता है बच्चों, क्या आप लोग को पता है? मड़ाई मतलब ना, जैसे आपने देखा होगा, वैसे देखा नहीं होगा आपने, क्योंकि आप मुंबई जैसे शहर में रहते हो, तो आपने कहाँ से देखा होगा। जैसे देखो, हमने धान की कटाई कर दी, ठीक है। अब वो जो धान है वो पौधे में, वो निकलेगा कैसे, उसको पीटना पड़ता है। जब उसको खूब पीटते हैं तब जाके उसमें से धान निकलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मड़ाई कहते हैं, ठीक है। फिर वो धान को बोरी में भर करके लेके जाया जाता है, फिर उसको कुटाया जाता है, उससे क्या होता है, चावल और वो जो छिलका रहता है उसका अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो मड़ाई समझ में आया आपको, उसको ऐसे करके पीटा जाता है। तो लोग ये खुद ही किया करते थे। अब जो किसान है ये तो यंत्रों की सहायता से कर ले रहे हैं, यानी मशीनों की सहायता से कर ले रहे हैं, तो अभी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो किसान है वो अपने खेत की जुताई कर रहा है। आप लोग देख सकते हो, ये 2 बैल है और इसके ऊपर वो चढ़ा हुआ है, और बैल आगे आगे जा रहे हैं, खेत का मिट्टी ऊपर नीचे होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पारंपरिक खेती के पहले के ज़माने में खेती कैसे की जाती थी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, खेती की सुधारित प्रौद्योगिकी, यानी पहले की अपेक्षा आज कितने सुधार हुए हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। पहले तो हमने देख लिया कि पहले ये किया जाता था, ये सब कुछ तो देख लिया। अभी चलिए आगे देखते हैं,
खेती की सुधारित प्रौद्योगिकी। सुधारित बीज, देखो अभी जो मैं आपको बीज के बारे में बता रही थी, तो सुनिएगा ध्यान से, बीज के बारे में सुनिएगा। सुधारित बीज मतलब क्या, सुनिए बड़े ध्यान से। पुराने समय में किसी एक मौसम में तैयार होने वाली फसल के बीजों को सुरक्षित रखकर अगले मौसम में उनका उपयोग करने की विधि प्रचलित थी। उससे प्राप्त होने वाली उपज कम होती थी। अब अनुसंधान यानी कि शोध द्वारा सुधारित बीज तैयार किए जाते हैं। ज्वार, बाजरा, धान, मूंगफली, गेहूं जैसे प्रत्येक उपज के सुधारित बीज बाजार में मिलते हैं। ये बीज अधिक उपज देते हैं। इन बीजों की फसलों में कीड़े भी नहीं लगते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बीजों की फसलें तेजी से बढ़ती हैं। कुछ बीजों की फसलें तो कम पानी देने पर भी भरपूर उपज देती हैं। सुनिएगा, पहले क्या करते थे लोग, एक मौसम में कोई फसल उगाई और उसी का बीज उठा करके रख देते थे अगले साल बोने के लिए। इससे क्या होता था, भरपूर उपज नहीं मिलती थी, भरपूर अनाज नहीं उग पाता था। लेकिन अभी के टाइम पे क्या होता है कि खाली बीज को एकदम अच्छे से तैयार किया जाता है, बस बीज, ठीक है। किस लिए तैयार किया जाता है, ताकि वो फिर से मतलब उसकी बुआई की जा सके और उससे उपज अच्छी हो, फसल अच्छी हो, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है ना, फसल सचमुच की अच्छी होती है और उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं, ठीक है। वो बस बीज ही तैयार किया जाता है और फिर बाद में ये सब बाजार में मिलते हैं। जैसे किसान क्या करते हैं ना, वो जाते हैं बाजार से अभी बीज लाने। पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था, तो वो लोग खुद ही अपने घर पे ही रखे रहते थे बीजों को और फिर उनकी बुआई कर देते थे। लेकिन जब अभी खेत में रोपाई का मौसम आता है ना, तो किसान जाते हैं बाजार से बीज खरीद करके लाते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल और मूंगफली, ठीक है। तो ये सारे बीज ना बाजार में मिलते हैं, ये लोग जाते हैं लेकर के आते हैं। और इन बीजों की जो फसलें होती है, अगर इनको कम भी पानी मिले तो भी इनकी उपज क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। तो ये हो गए सुधारित बीज। मतलब पहले तो दूसरे बीजों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब सुधारित बीज, अच्छी बीजों का उपयोग किया जाता है ताकि फसल एकदम अच्छी हो, ठीक है। तो ये था सुधारित बीज। अभी हम लोग क्या देखेंगे, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। अब सिंचाई मतलब क्या होता है, वही जो बता रही थी ना मैं, खेत को पटाना मतलब खेत की सिंचाई करना, उनमें पानी डालना, ठीक है। तो अभी आधुनिक विधियाँ उसके लिए क्या है, पुरानी विधियाँ तो हमने देखी थी, वो मोट वाला देखा था, बराबर। अब के समय पे कैसे सिंचाई की जाती है वो हम समझेंगे। तो सही समय पर पर्याप्त पानी मिलने से फसलों की वृद्धि अच्छी होती है। सही बात है ना। अगर सही टाइम पे, आप ही बताइए, सही टाइम पे आपको कोई चीज़ मिले तो वो अच्छी बात होगी कि नहीं। उसी प्रकार से अगर फसलों को सही टाइम पे पानी मिलता है तो उनकी वृद्धि बहुत ही अच्छे से होती है, यानी उनकी उपज बहुत अच्छी होती है। खेती के लिए वर्षा के साथ साथ नदी, तालाब, कुएं के पानी का उपयोग किया जाता है। और खेती के लिए मतलब खेती करने के लिए कौन कौन से पानी का उपयोग किया जाता है, तो वर्षा के साथ साथ यानी बारिश के पानी के साथ साथ नदी, तालाब, कुएं के पानी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नदियों पर बांध बनाकर और वर्षा के पानी को रोककर पानी का संचय किया जाता है। ऐसा करने पर भूजल का स्तर भी बढ़ता है। क्या किया जाता है बताइए, तो जो नदियाँ होती हैं ना, उनके ऊपर बांध बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो वर्षा का पानी है ना वो रुका रहे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, देखो वो पानी तो इकट्ठा होता है, इसके वजह से जो भूजल है ना, वो भी भूजल स्तर जो है ना वो भी बढ़ता है। भूजल स्तर मतलब क्या, जैसे हम सभी को पता है कि पानी मतलब जमीन के नीचे क्या है, पानी है, तो उसका स्तर भी बढ़ता है। वो जो जमीन के नीचे पानी है ना, उसका स्तर भी बढ़ जाता है ऐसा संचयन करने से। आगे देखिएगा, नालियों, छोटी नहरों द्वारा फसलों को पानी देना एक पुरानी विधि है। इन नालियों में बहने वाले पानी का अधिकांश भाग जमीन में रिस जाता है अथवा उसका वाष्पीभवन हो जाता है, फलतः पर्याप्त पानी व्यर्थ हो जाता है। अब सिंचाई की आधुनिक विधियों का उपयोग किया जाता है, इससे पानी की बचत होती है। सुनिएगा, ये जो नालियाँ हैं, छोटी नहरें हैं, तो ये तो सभी, इनसे जो पानी दिया जाता है फसलों को, ये तो पुरानी विधियाँ हैं। अभी बताया था ना, नहर, नदी, कुएं, तो ये तो सभी पुरानी विधियां हैं। इससे क्या होता है, जैसे समझिए नहर में पानी है तो एक तो वो नीचे जमीन में चला जाएगा, क्योंकि जमीन में पानी वो रिस जाता है, ठीक है। एक तो इधर से जाएगा और दूसरा वाष्पीभवन हो जाएगा। वाष्पीभवन मतलब क्या, जैसे आपने पढ़ा है ना कि जो पानी है वो भाप बन करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही धूप होगी तो जो पानी है वो भाप बन करके ऊपर चला जाएगा, उसका वाष्पीभवन हो जाएगा, ऊपर से भी गया, नीचे से भी गया। इससे क्या होता है, जो पानी है ना वो तो व्यर्थ ही चला जाता है, फसलों को तो पानी मिलता ही नहीं है। इसके लिए अभी आधुनिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है ना कि जो पानी है ना, इसकी बचत होती है। तो कौन सी है आधुनिक विधियाँ, ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो टपक सिंचन, अभी ये क्या है वो भी बताऊंगी, बस आप देखते जाओ, सब कुछ बताऊंगी। टपक सिंचन और फुहार सिंचन सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं। टपक सिंचन की विधि में छिद्र वाले पाइप का उपयोग करते हैं। इससे फसलों की जड़ों के पास आवश्यक पानी बूंद बूंद
बूंद बूंद रूप में टपकता है, अतः बूंद बूंद के रूप में टपकता है, अतः उपलब्ध पानी का पर्याप्त उपयोग होता है। तो ये है बच्चों टपक सिंचन। टपक सिंचन में क्या होता है, पाइप रहता है, उसमें ना छोटे छोटे छेद रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो फसलों की जड़ें होती हैं उनके पास वो पाइप को लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं खेत में, तो देखा ही होगा, अवश्य ही देखा होगा, ठीक है। तो उन जड़ों के पास पानी बूंद बूंद रूप में, बूंद बूंद करके वो क्या होता है, टपकता रहता है। इससे क्या होता है, पानी का दुरुपयोग नहीं होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये है टपक सिंचन। हम तो गांव से आते हैं ना, तो ट्रेन में से हमने बहुत बार देखा। हमारे गांव में तो अभी तक ये तकनीक वहाँ पे आई नहीं है, लेकिन जहाँ पे पानी की कमी होती है वहीं पे इसका उपयोग ज़्यादा करके किया जाता होगा, है ना। इससे क्या हो रहा है, पानी की बचत हो रही है, पूरे खेत में नहीं बल्कि जिसको जितना पानी चाहिए, जैसे पौधे को पानी चाहिए तो उसको ही पानी मिल रहा है, ठीक है। तो जब हम ट्रेन से आते हैं ना, तो हमने देखा है कि वहाँ पे पाइप लगी रहती है। पहले तो जब मैं छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आता, अरे ये जो पेड़ पौधे हैं इनके पास ये क्यों लगाए गए हैं पाइप, मुझे समझ ही नहीं आता था। लेकिन धीरे 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 जब बड़े हुए तब हमको समझ में आया कि इसमें क्या है, वो पाइप लगा है जिसके अंदर से पानी निकलता रहता है और वो पौधों को पानी जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों टपक सिंचन। और एक और हमने देखा था फुहार सिंचन। फुहार सिंचन क्या होता है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है फुहार सिंचन, ओके। इसमें क्या किया जाता है, आप देख सकते हो, एक इस तरीके से यहाँ पे पाइप लगाई गई है, जिससे क्या किया जाता है, उसमें से पानी ऐसा थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, एकदम फुहारे के जैसे, जैसे फुहारा हमने देखा ना उस प्रकार से निकलता है और पौधों में जाते रहता है, ठीक है। पानी का उसमें छिड़काव किया जाता है पौधों के ऊपर। ये है फुहार सिंचन और ये है आपका टपक सिंचन। तो ये दोनों क्या है, खेती की सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं, है ना, इस समय की है, पहले ऐसा सब कुछ नहीं था। देखो ये सब कब क्यों विकसित किया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और अगर हम ऐसे ही पानी की बर्बादी करते रहे मतलब क्या, पूरे अगर हम ये सारी तकनीक नहीं लाएं और वैसे ही पानी को खेतों में सिंचाई करने के लिए उपयोग करते गए, तब तो पानी की कितनी कमी हो जाएगी, है ना। इसीलिए इन विधियों को लाया गया है। इससे क्या होता है कि पानी की बचत होती है, ठीक है। जितना पानी चाहिए उतना ही क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, जो नहीं चाहिए उसको नहीं लिया जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको। तो ये था खेती की आधुनिक विधियाँ। अभी हम नेक्स्ट क्या देखेंगे बच्चों, तो अगला हम यहाँ पर देखेंगे खादें। खाद किस लिए डाला जाता है खेतों में, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे और फसल एकदम अच्छी हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। खेत में बार बार एक ही फसल लेने पर उसकी उत्पादकता क्रमशः घटती है, इसलिए मिट्टी में खादें मिलाकर हमें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ानी पड़ती है। इससे फसलों को उपयुक्त पोषक पदार्थों की पूर्ति होती है। खादों के दो प्रकार, प्राकृतिक खाद तथा रासायनिक खाद हैं। अभी इसको आप समझिएगा। देखो जब हम खेतों में बार बार एक ही फसल उगाते रहते हैं तो क्या होता है, जो उसकी उत्पादकता है, उत्पादकता मतलब क्या, जैसे पहली बार हमने वो फसल लगाई, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ज़्यादा उपज होगी। दूसरे टाइम पे अगले दूसरे साल हमने वही फसल उगाई तो उसकी उत्पादकता थोड़ी सी कम होगी, मतलब जो उपज है, जो अनाज उग रहा है वो थोड़ा कम होगा। फिर ऐसे बार बार हम करते रहेंगे ना तो वो कम होते जाएगा, ठीक है। जो उसकी वो जो मिट्टी है, जो उसकी उत्पादकता है, यानी उसमें जो उपजने वाला अनाज है वो क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है। इसलिए मिट्टी में खादें मिलाकर हमें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ानी पड़ती है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो मिट्टी होती है ना उसमें हमको खादें मिलानी पड़ती है, ठीक है, खादें डालनी पड़ती है। इससे क्या होता है, जो मिट्टी की उत्पादकता क्षमता है, ठीक है, उपज देने की क्षमता है, वो क्या होता है, बढ़ती है, ठीक है। इससे फसलों को उपयुक्त पोषक पदार्थों की पूर्ति भी होती है, मतलब फसलों को जो भी पोषक तत्व चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे हमको अगर हमको मतलब जीना है तो हमको खाना चाहिए, हमको सब कुछ एकदम अच्छे से चाहिए, हमारा डाइट एकदम अच्छा होना चाहिए, हमारे खाने में सब कुछ होना चाहिए, फैट होना चाहिए, मतलब वसा होनी चाहिए, फिर कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से पौधों को भी चाहिए होता है, तो वो सबकी पूर्ति कैसे होती है, तो इन खादों के द्वारा होती है, ठीक है। खादों के दो प्रकार है, प्राकृतिक खाद और रासायनिक खाद। अब ये प्राकृतिक और रासायनिक खाद होते कैसे हैं, क्या होते हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा। वैसे मैं आपको बिना पढ़े एक बार बताती हूँ, सुनिएगा। प्राकृतिक खाद, प्राकृतिक मतलब क्या होता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो प्राकृतिक खाद क्या क्या हो सकते हैं, तो गोबर, पहले के लोग क्या किया करते थे, गोबर का उपयोग किया करते थे। गोबर ले जा करके अपने खेतों में डालते थे, क्यों डालते थे, ताकि मिट्टी की जो उत्पादकता है वो बढ़े, ठीक है।
तो वो हो गया प्राकृतिक खाद। उसके बाद जो भी वेस्ट निकलता था जैसे खाने का छिलका वगैरह, तो उसको कंपोस्ट करके मतलब एक मिला करके भी खाद बनाई जाती है, तो वो भी हो गया आपका प्राकृतिक खाद। उसके बाद और भी प्राकृतिक खाद के एग्जाम्पल्स हैं। और रासायनिक खाद मतलब क्या, जो रसायनों को मिला करके अभी के टाइम पे बनाया जाता है। रासायनिक मतलब रसायनों को मिलाया जाता है, इसमें कुछ प्राकृतिक नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसे खादों को हम क्या कहते हैं, रासायनिक खाद कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी समझते हैं इसमें क्या दिया गया है। प्रकृति में उपलब्ध खरपतवार और गोबर का उपयोग करके प्राकृतिक खादें प्राप्त की जाती है। प्राकृतिक खादें कैसे हम लोग प्राप्त करते, कैसे मिलती है, तो प्रकृति में उपलब्ध जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार मतलब क्या, जो भी ऐसे प्लांट वगैरह रहते हैं, मतलब पेड़ पौधे, खरपतवार आपको पता होगा। और गोबर का उपयोग करके क्या किया जाता है, प्राकृतिक खादें बनाई जाती हैं, ठीक है। और रासायनिक खादों का अर्थ क्या है, तो ये है कृत्रिम खादें, यानी जो बनाई जाती हैं, जो प्राकृतिक चीज़ों से नहीं बनती है बल्कि वो रसायनों से बनती हैं। इन खादों में खेती के लिए उपयोगी विभिन्न रासायनिक घटकों को निश्चित अनुपात में मिश्रित किया जाता है। क्या किया जाता है, ये खादें बनाने के लिए जो भी रासायनिक घटक हैं, ठीक है, जो भी रासायनिक चीज़ें हैं उनको एक अनुपात में मिलाया जाता है और उनको मिला करके पूरे अच्छे से टेस्टिंग की जाती है कि कितना कौन सी चीज़ मिलानी चाहिए, ठीक है। तो उनका उपयोग किया जाता है। और पुराने समय में लोग क्या करते थे, गोबर की खाद का उपयोग किया करते थे, जैविक खाद, फिर कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद अभी बताया। कंपोस्ट खाद मतलब क्या होता है, जैसे जो विभिन्न वस्तुएं होती है ना उनको मिला करके भी खाद बनाया जाता है, जैसे छिलका वगैरह हो गया, फिर जो पेड़ पौधे हैं उनका जो टूटी फूटी मतलब पेड़ पौधों का जो पेड़ पौधे नहीं रहते, खराब हो जाते हैं, तो उनको मिला करके, सब चीज़ों को एक साथ मिला करके कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता था। लेकिन परंतु उत्पादन में शीघ्रता तथा अधिक वृद्धि लाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाली रासायनिक खादों के उपयोग से होने वाली हानियां ध्यान में आने लगी। अभी सुनिएगा, हम प्राकृतिक खादों का जब तक उपयोग कर रहे थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, है ना। तो अभी किसानों को लगने लगा, मतलब जब भी ये रासायनिक खादें आ गई तो किसानों को लगने लगा कि हमको अभी ये खादों का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इससे हमारी उत्पादकता बढ़नी चाहिए, ठीक है, मतलब इससे हमारी उपज बढ़ेगी, इसके लिए उन्होंने वो खादों का उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपकी उपज तो बढ़ रही है, लेकिन उससे हमारे हेल्थ पे, हमारे स्वास्थ्य पे कितना नुकसान पड़ रहा है, ये तो बात किसी को भी ध्यान में नहीं आ रहा है। जब तक हम प्राकृतिक खादों का उपयोग कर रहे थे तब तक तो हमारा स्वास्थ्य एकदम ठीक था। आप भी देखते होंगे कि इस टाइम पे कितनी बीमारियां बढ़ रही है। छोटे से छोटे बच्चों को, जैसे आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा मतलब थोड़ा बड़ा, तो क्या होता है, किसी के भी आजकल तो बाल पक जाते हैं। पहले क्या होता था, बहुत दिनों के बाद लोगों के क्या होते थे, बाल पकते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके बाल पकने लगते। क्यों पकने लगते? क्योंकि खान पान ही वैसा हो गया है ना, खादें डाली जाती है, रासायनिक खादें, तो उसी प्रकार से फसल भी उगती है, वही सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उपज तो अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन उससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। रासायनिक खादों का अनियंत्रित उपयोग करने पर अतिरिक्त खादें मिट्टी में ही बची रह जाती है। इससे जमीन की उत्पादकता कम होती है। ऐसी जमीन में धान्य उत्पादन घट जाता है। देखो बच्चों, रासायनिक खादों का अगर हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, जैसे जो प्राकृतिक खादें होती है, अगर आप उनका ज़्यादा भी उपयोग कर लोगे ना तो भी कोई बात नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, क्या कहा जाता है कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उसको आप खाओगे तो अगर समझिए वो बीमारी आपकी ठीक नहीं हुई तो वो आपको नुकसान भी नहीं करती है। ठीक है, मतलब आपने कोई आपको कुछ भी बीमारी हुई है, आपने कोई आयुर्वेदिक चीज़ खाई, ठीक है, आयुर्वेदिक दवाई खाई, तो अगर वो फ़ायदा नहीं करेगा ना आयुर्वेदिक दवाई, तो वो आपको नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी दवाई खा लेते हो, कोई रसायन वाला दवाई, ठीक है, जो अभी गोली आती है, तो वो क्या होता है, अगर वो फ़ायदा नहीं करेगा ना तो वो नुकसान कर देगा। ठीक है, उसका रिएक्शन हो जाता है। आपने सुना होगा, कहते हैं ना दवाई रिएक्शन कर रहा है, तो वो दूसरी दवाई होती है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाई में ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार से जो प्राकृतिक खादें हैं, अगर आप उसका ज़्यादा भी उपयोग कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये जो रासायनिक खादें अगर इनका ज़्यादा उपयोग कर लें तो जो मिट्टी है ना उसकी उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ऐसी जो ज़मीन होती है जहाँ पे ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है वहाँ पे उत्पादन घट जाता है। समझ में आया आपको? तो ये थे बच्चों, ये थी कुछ बातें खादों के बारे में जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अभी आगे देखते हैं।
आगे क्या दिया गया है, आगे भी हम लोग को अभी खादों के बारे में ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। आप लोग को लग रहा होगा कि वीडियो कितना लंबा है, तो बस अभी कितना पढ़ेंगे मैं आपको बता दूं, बस ये पेज पढ़ेंगे। उसके बाद जो आगे का है ना, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। इतना आपको समझ में आया ना। चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है कि खेती के लिए पानी का अधिक उपयोग करने पर भी जमीन क्षारयुक्त अथवा खारी होती जा रही है। जिस भाग में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उन स्थानों पर क्षारयुक्त जमीन का अनुपात बढ़ा हुआ दिखाई देता है। उदाहरण, बांध वाले क्षेत्र के आसपास की जमीनें, नदी तट की जमीनें इत्यादि। अब सुनिएगा बच्चों, खेती में भी अगर पानी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो क्या होता है, जो ज़मीन है ना वो क्षारयुक्त हो जाती है। क्षारयुक्त अथवा खारी मतलब क्या होता है, नमकीन जैसा, ठीक है। अगर हम ज़्यादा पानी, देखो कोई भी चीज़ ना ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा वो खेतों में पानी डालते जाते हैं तो वो मिट्टी कैसी हो जाती है, क्षारयुक्त हो जाती है, नमकीन मिट्टी हो जाती है। और आप ही बताइए ना, नमकीन वाली मिट्टी में कहाँ से फसल उगेगी। जैसे अगर हम कहीं पे कोई कीड़े हैं, मतलब अगर हम नमक डाल देते हैं तो क्या होता है, वो कीड़े मर जाते हैं। तो आप ही सोचिए ना, अगर ज़्यादा वो मिट्टी में खाली बस खारा हो गया तो कैसे उसमें फसल उग पाएगी, ठीक है। जिस भाग में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उन स्थानों पर क्षारयुक्त जमीन का अनुपात बढ़ा हुआ दिखाई देता है। मतलब जहाँ पर पानी एकदम पर्याप्त मात्रा में है वहाँ पर जो जमीनें होती हैं वो कैसी होती हैं, खारी होती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं ये, तो बांध वाले क्षेत्र के आसपास की जमीनें, जो बांध वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बांध बनाए गए होते हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए, तो वहाँ की जो आसपास की जमीनें होती है वो कैसे होती है, क्षारयुक्त होती हैं। और नदी तट की जमीनें इत्यादि, ठीक है। जमीन क्षारयुक्त होने पर मिट्टी का परीक्षण करके जमीन की कमी को दूर करने के लिए उसमें आवश्यक घटक तत्व डाले जाते हैं। अब देखिएगा, अब जमीन क्षारयुक्त हो जाती है तो इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय भी होगा। तो क्या किया जाता है, मिट्टी का सबसे पहले तो परीक्षण किया जाता है, उसको चेक किया जाता है कि क्या इसमें कमी है, क्या ज़्यादा है, ठीक है। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए उसमें कुछ आवश्यक घटक तत्व डाले जाते हैं जिससे मिट्टी पहले जैसी थी वो वैसी हो जाए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, जमीन की उत्पादक क्षमता जो है वो बढ़ती है, उसमें वृद्धि होती है, मतलब उसमें उपज अच्छी हो सकती है। परंतु इसमें समय और पैसों की बर्बादी होती है। लेकिन इससे होता क्या है बताइए। देखिए, पहले तो हमने ध्यान नहीं रखा, उसको क्षार वाली मिट्टी बना दिया। अब इससे क्या होगा, उसको हम लोग कम तो कर सकते हैं, दूसरे घटक तत्व डाल करके उसको एकदम प्रॉपरली कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, समय की भी बर्बादी हुई और पैसों की भी बर्बादी हुई, है ना। एक तो समय गया, दूसरा पैसे गए। इसीलिए रासायनिक उर्वरकों और पानी के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित रखना चाहिए जिससे जमीन क्षारयुक्त ना हो। इसीलिए आप पहले ही सतर्क रहो ना, आप ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग मत करो और ज़्यादा पानी का उपयोग मत करो, ठीक है। जितना ज़रूरत है बस उतना ही करो। अच्छा, ये सारी चीज़ें कब हो पाएंगी, कैसे, जब आप पढ़े लिखे रहोगे, समझदार रहोगे, तभी आप ऐसा कर पाओगे। क्योंकि जो समझदार नहीं रहेगा वो तो कभी ज़्यादा पानी डाल देगा या फिर खादों का ज़्यादा उपयोग कर लेगा, है ना। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही है ताकि आप समझ सको कि ज़रूरत से ज़्यादा हमको किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है बस उतना ही, ठीक है। हो सकता है कि आपको भविष्य में कभी काम आ जाए, है ना। आप किसी को बता सकते हो, समझिए आप में से कोई गया खेती करने के लिए तो आपके पास ये सारी जानकारी होनी चाहिए ना। आप खेती करने के लिए नहीं जाओगे लेकिन आपके कभी गांव में लोग ऐसा करते रहेंगे तो उनको समझा तो सकते हो ना। इसीलिए ये सब कुछ जान करके रखो। क्या बताया मैंने कि रासायनिक खादों का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए और पानी का भी ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग अगला क्या देखेंगे, तो अगला देखेंगे फसलों की सुरक्षा। फसलों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, है ना। क्योंकि फसल उगा लिए और उसकी सुरक्षा ही नहीं की, उसमें पूरे कीड़े लग गए, फसल बर्बाद। लो अब क्या, जैसे फसल आपने उगा ली, अनाज भी निकाल लिया और उसको खेत में ही छोड़ दिया, बारिश आई, पूरी फसल बेकार। बताइए इससे कुछ फायदा हुआ, आपकी पूरी मेहनत तो बेकार गई। इसीलिए फसलों की सुरक्षा भी आप लोग को करनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, कीड़ों द्वारा अथवा रोग लगने से फसलों को हानि पहुँचती है। इनसे बचाव के उपाय के रूप में कीड़ों, रोग कारक जंतुओं का विनाश करने वाले कीटनाशक फसलों पर छिड़के जाते हैं अथवा बीजों की बुआई के पहले ही उन पर कुछ औषधियाँ चुपड़ दी जाती हैं। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, अगर आपकी फसल में कीड़े लग जाते हैं या फिर फसलों को कोई बीमारी हो जाती है तो वो फसलें क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उनको हानि पहुंचती है, नुकसान होता है ना। तो इसीलिए इनसे बचाव के लिए क्या किया जाता है, कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है।
खेतों में डालने के लिए, तो उनका उपयोग किया जाता है। जैसा आप लोग देख सकते हो, ये जो किसान है ना, ये किसान देखो, आपने भी ये देखा होगा, मैंने तो देखा है क्योंकि जब भी मैं गांव में रहती थी ना तब मैंने देखा था। ऐसे बांधते थे, एक थे हमारे नाना जी, वो ना ऐसे पीठ पे बांधते थे, वो है देखो ऐसी वाली दवाई, और हाथ में वो लेते थे। पहले तो सबसे पहले उसको वो दवाई खरीद के लाते थे, उसको घोलते थे, क्योंकि छोटे बच्चे रहते तो किसी के भी आगे पीछे घूमते रहते, तो मैं भी ऐसे घुमा करती थी, उनको देखती थी वो क्या क्या करते, ठीक है। फिर वो इसमें बांधते थे और लेके जाते थे खेतों में, ऐसे जा करके उसका छिड़काव किया करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, दवाई है, ये क्यों डाली जा रही है कि फसल को कोई नुकसान ना हो, इन पे कीड़े ना लगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा क्या, जो बीजे होते थे, जो बीज होते थे, मतलब जो बीज होते हैं उनके ऊपर ना पहले से ही कुछ दवाई लगा दी जाती है कि इनमें कीड़े ना लगे, ठीक है। तो ये तो हमने क्या देखा बच्चों, फसलों की सुरक्षा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अनाजों का भंडारण। ये तो फसलों की सुरक्षा थी, जैसे आपकी फसल खेत में उग गई है तो आप कैसे उसकी सुरक्षा कर सकते हो, उनपे जब टाइम आए तो उनके ऊपर समय समय पर दवाइयों का छिड़काव भी करते रहना चाहिए, ताकि उनको कोई रोग ना हो, ठीक है, उन पे कीड़े ना लगे। तो ये क्या हो गया, फसलों की सुरक्षा। अब हम क्या देखेंगे, अनाजों का भंडारण, बहुत ही महत्वपूर्ण है अनाजों का भंडारण, है ना। अनाज आपने उगा लिए, उसको सही से रखा नहीं, मैं शुरू से यही बात बोल रही हूँ कि अनाज आपने उगा लिए, सही से रखा नहीं, तब तो पूरा आपकी पूरी मेहनत गई पानी में। इसीलिए अनाजों का भंडारण ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, वो हम यहाँ पे समझेंगे, और आप लोग भी कैसे कर सकते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये बस किसान के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे आपके भी घर में गेहूँ चावल वगैरह आता होगा, तो ऐसे थोड़े ना एक एक 2-2 किलो थोड़े ना आता है, एक बार बोरी में आ जाता होगा, ठीक है। तो उसका अच्छे से भंडारण करना चाहिए, अच्छे से एक डिब्बे में भर करके रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अगर आप चावल रख दोगे ना तो उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, वाइट, मैंने तो देखा है, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी मम्मी क्या करती है, या तो उसमें नीम की पत्तियाँ डालेंगी, या फिर और भी कुछ दवाइयाँ आती हैं, जो क्या किया जाता है, अगर आप उस ये चावल में डाल दोगे ना तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। खेती के उत्पादनों में वृद्धि लाने के साथ साथ खेतों से प्राप्त अनाज को ठीक ढंग से भंडारण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। उगाना तो अच्छी बात है, लेकिन उसका भंडारण करना ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनाजों के भंडारण के लिए कौन कौन सी विधियों को उपयोग में लाते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या करते हैं किसान, सुनिएगा, किसान खेतों से मिले अनाज को धूप में सुखाकर बोरों में भरते हैं, और फिर ये बोरे घर में अथवा बिक्री के बाद गोदामों या दुकानों में अधिक संख्या में रखे जाते हैं। क्या होता है बच्चों, किसान ने अनाज तो उगा लिया, उसको अनाज भी मिल गया, तो अब वो अनाज को करते क्या है, तो बोरों में उसको भरते हैं। सबसे पहले तो धूप में सुखाते हैं, फिर उसके बाद बोरियों में भर करके वो अपने घर या फिर जहाँ पे भी उनको बेचना रहता है, मतलब कोई आता है ना खरीदने के लिए वो फसल को, तो वो जो बोरे में भरे हुए धान गेहूँ रहते हैं वो सब जाते हैं और गोदामों में रखे जाते हैं, एकदम बड़ी मात्रा में रखे जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रकार से रखा जाता है। ये है अनाज का गोदाम, यहीं से अनाज आता है ना। क्योंकि देखो अनाज तो एक ही साल में एक ही बार उगाया गया, तो उसका भंडारण भी तो करना चाहिए ना, क्योंकि हमको साल भर खाना है, अब अगले साल ही उगेगा, ठीक है। तो अगर हमने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही बर्बाद होने दिया, तब तो हमको खाना ही नहीं मिलेगा। सोचिए ना, चावल गेहूँ कितने महंगे हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे। इसीलिए इनका भंडारण भी बहुत जरूरी है। भंडारित अनाज का विनाश 2 प्रकार से होता है। आप सुनिएगा, जो भंडारण किए हुए अनाज रहते हैं ना, उनका विनाश 2 प्रकार से होता है। किस किस प्रकार से होता है, तो कीड़े, चींटियाँ, चूहे, घूस द्वारा अनाज का अत्यधिक विनाश होता है। क्या होता है, देखो अनाज में चूहे लग सकते हैं, मतलब क्या, चूहों को तो अनाज कितना अच्छा लगता है, आगे कुटुर 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 करते रहेंगे और खा लेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि उनको बोरियां काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपने देखा होगा, आपकी कभी बुक उन्होंने कुतर दी होगी, कभी कपड़े काट देते, तो बोरी किस खेत की मूली है उसको भी वो लोग को काट सकते हैं और खा सकते हैं, है ना। तो इनके कारण भी नुकसान हो सकता है। फिर जो चींटियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं, ठीक है, तो इन सब से अनाज को खतरा होता है। नम और वायुरहित स्थान पर अनाज का संग्रह करने से उसमें फफूंदी लग जाती है। और सुनिएगा, अगर हम अनाज का भंडारण, मतलब नम जगह मतलब क्या, जहाँ पे नमी हो, और वायुरोधी मतलब जहाँ पे वायु वगैरह ना आती हो, ठीक है, ऐसे स्थान पे अगर हम रखेंगे तो क्या होता है, उसमें फफूंदी लग जाती है, ठीक है। जैसे आप भी देखते होंगे, अगर ब्रेड
मतलब ब्रेड आप थोड़ा भिगा करके रखोगे ना तो उसमें 2 दिन बाद देखोगे आप फफूंदी लग जाएगी। तो उसी तरीके से जहाँ पे नम रहेगी वहाँ पे वो अनाजों में क्या लग सकता है, फफूंदी लग सकती है। और वह फफूंदी लग जाएगी तो बताइए कौन खाएगा, है ना। फफूंदी हम लोग खाते हैं क्या, नहीं खाते ना। तो फफूंदी लग जाती है, इसके बाद वो खाने योग्य तो रहता ही नहीं है। कीड़ों तथा चींटियों के उपद्रव से अनाज की सुरक्षा के लिए अनाज के संग्रह वाले स्थान पर उपयुक्त दवाओं का छिड़काव करते हैं अथवा अनाज के भंडार के चारों ओर फैला देते हैं। अब सुनिए, ये लोग तो सब नुकसान करने वाले अनाज का, अभी इनसे अगर हमको बचाव चाहिए तो क्या क्या करते हैं, कीड़ों और चींटियों के उपद्रव मतलब जो ये लोग शैतानी करते हैं, ठीक है, इनकी सुरक्षा के लिए, अनाज की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, जो अनाज के संग्रह वाले स्थान होते हैं, मतलब जहाँ पे अनाज रखा होता है, उन पर दवाओं का छिड़काव किया जाता है या फिर उनके आसपास चारों ओर क्या किया जाता है, दवाओं को फैला दिया जाता है ताकि ये लोग नुकसान न कर पाएं। और अनाज के भंडार में नीम की पत्तियां भी मिला देते हैं। बाजार में अनाज के भंडार में रखे जाने वाले संरक्षक रसायन भी मिलते हैं। देखिए, ये तो प्राकृतिक वाला हो गया, नेचुरल थिंग, कि हमने क्या किया, नीम की पत्तियों को अनाज को भंडारण करने के लिए उपयोग में लाया, मतलब उसमें कीड़े ना लगे, क्योंकि नीम की पत्ती कैसी होती है, कड़वी होती है। तो अगर हम उसको चावल गेहूँ वगैरह में डाल करके रख देंगे ना तो मतलब कीड़े नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी किया जाता है। और भी बाजार में भी कुछ रसायन मिलते हैं जिससे आप अनाज को सुरक्षित रख सकते हो। उनकी गंध के कारण, वो जो रसायन होते हैं ना, वो उनमें से बहुत ही खराब सी स्मेल आती है, जिसके कारण ये जो कीड़े होते हैं वो उसमें नहीं लगते हैं, क्योंकि जब वो सुगंध आती है वो वहाँ से चले जाते हैं। अनाज का संग्रह करने वाली जगह को पर्याप्त शुष्क रखते हैं जिससे अनाज में फफूंदी ना लगे। और जहाँ पे अनाज को रखा जाता है वो जगह एकदम क्या होती है, शुष्क होती है। शुष्क मतलब एकदम ड्राई होती है, सूखी हुई होती है, क्योंकि अगर थोड़ी भी नमी रहेगी तो क्या हो जाएगा, उसमें फफूंदी लग सकती है, इसीलिए उसको एकदम सूखा रखा जाता है। साथ ही यह सावधानी भी रखते हैं कि उस स्थान पर हवा का आना जाना होता रहे। और ये भी सावधानी रखते हैं, ये भी बात का ध्यान रखते हैं कि उस स्थान पर जहाँ पर ये सारे अनाज रखे गए हैं संग्रह करके, वहाँ पर जो हवा है वो समय समय पर आती रहे, ठीक है, हवा आती और जाती रहे। ये देखो नीम की पत्तियां हैं और मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। देखिए, आप इसको देखिएगा, अनाज का गोदाम है, तो देखिए इसको कितना सुरक्षित रखा गया है। इसके नीचे पूरी अच्छी से चटाई बिछाई गई है, ठीक है, एक बोरा बिछाया गया है और फिर इसके ऊपर अनाज रखा गया है। इसमें हवा आती रहे इसके लिए देखिए यहाँ पे खिड़की भी लगाई गई है, आप देख सकते हो, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं होंगी ना तभी अनाज आपका खराब हो सकता है। तो अनाज का भंडारण करना मतलब बहुत मुश्किल का काम होता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं भाई, हमारे लिए करते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा ना तब तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर तो हमको खाना मिलेगा ही नहीं, किसी को भी नहीं मिलेगा, हमारे लिए ही क्या, सबके लिए, है ना। तो ऐसे होते हैं अनाज के गोदाम, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो बच्चों, हाँ, यहाँ से जो है ना मतलब खाद्य संचयन और पर्यावरण संवर्धन, इसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, मतलब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी 2 ही पेज बचा हुआ है तो ये दोनों पेज हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया है आप लोग उनको एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करिए। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे इसके आगे का, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, 3 पेज तो हमने सीख लिया। क्या क्या हमने पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो खेती के मौसम हमने देखे, खेती के कार्य देखे, फिर पारंपरिक खेती देखी, उसके बाद सुधारित बीज देखे, सिंचाई की जो आधुनिक विधियाँ हैं वो देखा, टपक सिंचन और फव्वारा वाला सिंचन, है ना, टपक सिंचन और कौन सा था, फुहार सिंचन। उसके बाद हमने खादों के बारे में देखा, फिर फसलों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, अनाजों का भंडारण कैसे करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिया। अभी अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।